बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान में इस वक्त हालात बज़ाहिर बेहतर हो चुके हैं। सड़कों पर वो हंगामा नजर नहीं आ रहा जो चंद रोज पहले तक आलमी मीडिया की शह सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ था, और रियासती इदारे ये तासुर दे रहे थे कि हालात मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुके हैं। लेकिन अब रियासती इदारे जो ईरान के हैं वो कहते हैं कि हालात काबू में है। इसके पीछे सवाल अब भी मौजूद है जिसने वाशिंगटन से लेकर मशरक़ वस्ता तक पॉलिसी साजों को सोच में डाल रखा था कि क्या ईरान वाकई एक बड़े सियासी बहरान से गुजर चुका है या ये महज एक आर्जी वक्फा है। इस पूरे मंजरनामे में दिसंबर के अवाखिर में शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों को इब्तदा में एक फैसला कुन लम्हा समझा गया। अमरीका और उसके इत्तेहादियों को यह ख्याल था कि ईरान पर दबाव बढ़ाकर ईरान की मौजूदा रजीम को कमजोर या फिर तब्दील किया जा सकता है, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा जमीनी हकायक ने इन अंदाजों को बदलना शुरू कर दिया और एहतजाज की शिद्दत में कमी के साथ ही बैरूनी बयानिया भी मोहतात होता चला गया। यह एहतजाज मुआशी मुश्किलात के पस मंजर में शुरू हुआ जो जल्द ही पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गया। लेकिन ये मुजाहिरे किसी मुनज़्ज़म क़यादत, वाज़ेह सियासी एजेंडे या मुतबादिल निज़ाम के तसव्वुर के बगैर थे। इब्तदाई दिनों में बैरूनी हलकों का यह ख्याल था कि शायद ईरान भी उन रियासतों की सफ में आ रहा है जहां अवामी गुस्सा अचानक निज़ाम को बहा ले जाता है। लेकिन जल्द ही ये वाज़ेह हुआ कि ईरानी रियासत और उसके इदारे इस नौइयत की फौरी तब्दीली के लिए तैयार नहीं। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस बिलखुसूस पासदाराने इनकलाब बदस्तूर हुकूमत के साथ खड़ी रही और किसी अंदरूनी तकसीम के आसार नुमाया नहीं हुए। ईरानी हुकूमत का यह मौक़िफ़ रहा कि पुरअमन मुजाहिरों को बाज़ अनासिर ने पुरतशद्दुद रुख किया। तेहरान ने बैरूनी मुदाखलत के इल्ज़ामात भी आयद किए और आलमी इदारों से मुतालिबा किया कि ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही मुजाहिरों की शिद्दत में कमी आई तो वाशिंगटन का लहजा भी तब्दील होने लगा और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह तस्लीम कर लिया कि ईरान की अपोजिशन मुनकसिम है और कोई ऐसी मुतबादिल क़यादत मौजूद नहीं जो फौरी तौर पर निज़ाम को संभाल सके। इलाकाई सतह पर भी ईरान के हक में एक अहम अंसर यह रहा कि तुर्किया, पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक ने किसी भी किस्म की फौजी मुदाखलत की मुखालिफत की और मसाइल के पुरअमन हल पर जोर दिया। ईरानी क़यादत के लिए बुनियादी तरजीह अब भी निज़ाम का तसलसल है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के लिए यह महज इक़्तिदार का मसला नहीं बल्कि एक नजरियाती रियासत की बका का सवाल है। हुकूमत ने मुजाहिरों को तो सख्ती से कुचला ही बल्कि मुआशी इक़दामात भी किए ताकि अवामी दबाव कम किया जा सके। ये तमाम अवामिल इस तासुर को मजबूत करते हैं कि ईरानी हुकूमत की फौरी तब्दीली फिलहाल खारिज अज़ इम्कान है। एहतजाज ने निज़ाम की कमजोरियां जरूर बेनकाब की मगर साथ ही यह भी वाज़ेह कर दिया कि ईरानी रियासत अब भी मजबूत है और बैरूनी दबाव के बावजूद वो खुद को संभालने की सलाहियत रखती है। शायद यही वजह है कि वाशिंगटन को भी यह मानना पड़ा कि ईरान के मामले में ख्वाहिशात और हकाइक के दरमियान फासला अब भी खासा गहरा है। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी वाशिंगटन से कौकब फरशोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर तेहरान से मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। कौकब फरशोरी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि ईरान में 28 दिसंबर से जो होने वाला एहतजाज था बिलाखिर उसकी गूंज जो है वो कम हो गई? ये जो अभी वक्फा है ये मुस्तकिल है या फिर मुस्तकबिल करीब में आपको कोई और बहरान दिखाई देता है? बेहद शुक्रिया। देखिए, ईरान की सूरत हाल का ज़ाहिर है ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा आपके जो गेस्ट ईरान वहाँ खित्ते में है ज़ाहिर है वो बेहतर बता सकेंगे। ईरान अजनबी नहीं है इस किस्म के मुजाहिरों के लिए। ईरान की हुकूमत के खिलाफ इससे पहले भी कई बार मुजाहिरे हो चुके हैं, लेकिन हाँ, जिस पैमाने पर इस बार हुए शायद इतने ज़्यादा नहीं, और जितने ज़्यादा लोग इस दफ़ा मारे गए उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। ईरान में मसाइल बिल्कुल मौजूद हैं। दुनिया के हर माशरे की तरह ईरान भी एक ऐसा माशरा है जहां अवाम को अपनी हुकूमत से शिकायत रहती है और उसका इजहार वो करते रहते हैं। मुजाहिरे पुरअमन रहने चाहिए और हुकूमत का रिस्पॉन्स भी पुरअमन रहना चाहिए। ये दुनिया में हर माशरे में लोगों का बुनियादी हक है कि जहां पर उन्हें लगे कि उन्हें अपनी हुकूमत से शिकायत है वो उससे शिकायत अपनी दर्ज कराएं। उसके तरीके होते हैं और ये कहना कि इस दफ़ा चूंकि मुजाहिरों पर काबू पा लिया गया इसलिए आइंदा कभी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे नहीं होंगे, ज़ाहिर है ये दुरुस्त नहीं होगा। जैसे ही इस तरह की कोई हालात दोबारा से पैदा हुए कि जहां अवाम का गम गुस्सा हुकूमती इक़दामात या जो माशरे की उमूमी सूरत हाल है उसके खिलाफ बढ़ा तो फिर ये दोबारा से मुजाहिरों पर मुंतज हो सकता है। अच्छा कौकब साहब, सबसे पहले अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से, मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर उनके बयानात कुछ और होते थे, एक्शंस कुछ और होते थे। यानी कभी वो कहते थे कि ईरान के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा, तो इजराइल ईरान वार के अंदर हमला उन्हीं दिनों में हुआ जिन दिनों में उनके बयानात थे जब लोग ये तकिया कर बैठे थे कि नहीं अमेरिका इसमें मुदाखलत नहीं करेगा। वेनेजुएला के मामले पर भी ऐसे ही दिखाई दिया कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो थी वो उन्होंने कहा आई वांट पीस, लेकिन साल के शुरू के ऊपर ही वेनेजुएला पे हमला कर दिया गया।
क्या ऐसे इम्कानात हैं कि अमेरिका अब भी मुदाखलत कर सकता है और अमेरिका कोई इकदाम उठा सकता है? देखिए, अमेरिका का ईरान से जो अमेरिका के इससे सब लोग आशना है कि अमेरिका ईरान के बारे में क्या सोचता है। वो बिल्कुल क्लियरली वाज़े तौर पर जो ईरानी हुकूमत है, जो ईरानी रजीम है, वो उसे पसंद नहीं करते और वो उसको समझते हैं कि वो एक क़ासिद रजीम है और अवाम के साथ वो इजहार इस बात का वो करते हैं। ईरान पर हमला बरह रास्त करना ज़ाहिर है बहुत बहुत बड़ा कदम होगा। जिन दिनों की आपने बात की, जिन दिनों में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, ज़ाहिर है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ऑफ जंग चल रही थी। इजराइल और ईरान के दरमियान जंग चल रही थी, तो उसको ज़ाहिर है बिल्कुल उसका तनाजुर बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वक्त का जो तनाजुर था वो यही था कि ईरानी अवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे और ये 100% ईरान का अंदरूनी मामला था। ऐसे में अमेरिका की तरफ से बरह रास्त कोई दखल अंदाजी, इंटरवेंशन, ज़ाहिर है उसका बिल्कुल एक अलग से कॉन्सिक्वेंसेस होते। तो ये कहना कि क्या अमेरिका ईरान में के मामलात में उसे दिलचस्पी अब नहीं रहेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। बिल्कुल होगा और उनकी कुछ ना कुछ किसी ना किसी सतह पे वो इंगेज रहेंगे। बरह रास्त ज़ाहिर है अमेरिका ईरान से इंगेज नहीं करता, इंटरमीडियरीज के जरिए दूसरे तरीकों से होते हैं। ईरान में अगर दोबारा से इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई तो जाहिर है कि वाशिंगटन में भी यानी इंटरवीन वो करते रहेंगे, बराह रास्त ना हो तो बिल वास्ता तो है, बिला वास्ता अगर ना करना चाहें तो ये एक अलग मामला है। मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बाकरी साहब, जिस तरह बात कर रहे हैं कौकब फरशौरी साहब, वो कहते हैं कि जी तारीख के ये जो एहतजाज हुए हैं इसकी मिसाल माजी करीब के अंदर नहीं मिलती। वही सा अमीनी वाला जो वाक़या था उसमें या तेहरान यूनिवर्सिटी से जो तलबा तहरीक उठी थी उसमें और अरब के एहतजाज में बुनियादी फ़र्क क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। सॉरी, ये कनेक्शन की वजह से मैं ठीक से आपके सवाल सुन नहीं पा रहा हूँ। बस इतनी समझ आ रही है कि शायद वो कह रहे हैं आपके जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान है, इससे पहले इस तरह की कोई हालात ईरान में नहीं थे, क्या यही अर्ज कर रहे थे? जी, वो कह रहे हैं कि माजी में एहतजाज तो होते रहे लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ये पहली बार एहतजाज हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने हलाकतों की बात की, इनको शायद ईरान की मामलों के बारे में पता नहीं है। देखें, इससे पहले ईरान में 4 इस तरह के एहतजाजात हुए हैं, एहतजाजात के दौरान और मुजाहिरों के दौरान। कौकब साहब, बाकरी साहब ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी बड़े एहतजाज होते रहे। आपने बीच में कुछ बोलना चाहा था लेकिन वो आवाज़ आपकी कटी। मेरी मुराद महिसा अमीनी वाला भी वाक़या है, तेहरान यूनिवर्सिटी की तलबा तहरीक भी है जिसे बड़े एहतजाजों में शुमार किया जाता है, तो आपको उससे ये मुख्तलिफ कैसे लगता है? जी, मैंने गुजारिश की थी कि जो हलाकतों की तादाद है इस बार वो 2-2.5 हज़ार के करीब है। ये बहुत ज़्यादा हलाकतें हैं। ज़ाहिर पहले भी मुजाहरे हुए हैं और ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने गुजारिश की, कि ईरान के लिए मुजाहरे नए नहीं हैं। ईरानी अवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ निकलती रही और ज़ाहिर है 1979 में जिस तरह से वहाँ पर इमाम ख़ुमैनी वापस आए और जो उनकी डायनेस्टी का उन्होंने खात्मा हुआ, तो ईरान तो बहुत ज़्यादा इस मामले में मुतहर्रिक है, उनके लोगों में बहुत ज़्यादा तहर्रुक है। मैं हलाकतों की बात कर रहा हूँ कि गुज़िश्ता 5-7 बरस में जो मुजाहरे हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा हलाकतें ये जो मौजूदा मुजाहरे इसमें हुई हैं। और इस बार ज़ाहिर है कि चूंकि पूरा का पूरा मामला इजराइल और ईरान की जो जंग फौरन हुई थी उसके बाद था, फिर इस दफ़ा एक और फैक्टर बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आया और वो ये कि ईरान में जो बैरूनी फैक्टर होता है, दीगर ममालिक की जो मुदाखलत होती है, वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा उभर के सामने आई। और हम देखते हैं कि जो ईरान में हालिया दिनों में कुछ वाक़यात हुए, जैसे कि इस्माइल हानिया की हलाकत का वाक़यात, उसमें ये फैक्टर बहुत ज़्यादा उभर के आया कि बाहर के लोग आकर जासूस की शक्ल में ईरान में इन्फिल्ट्रेट करते हैं और ईरान का जो अंदर का सिस्टम है उसको तोड़ फोड़ करने की उसमें कोशिश करते हैं। तो इस वजह से इस दफ़ा के जो मुजाहरे थे वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। ठीक, कौकब साहब आपका मौक़िफ़ है। बाकरी साहब हमें फिर से ज्वाइन कर साहब। कौकब साहब का ये कहना है कि ये मुजाहरे जो हैं ये माजी की निस्बत इसलिए मुख्तलिफ हैं कि यहाँ पे हलाकतों की तादाद माजी की निस्बत ज़्यादा है। जी, अब मैं इस बात से इत्तेफाक कर सकता हूं उनके साथ। उसकी वजह भी ये है कि 8 जनवरी से 10 जनवरी 3 रातों के अंदर यहाँ के जो टेररिस्ट नेटवर्क्स थे वो एक्टिव हो गए हैं। मोसाद एजेंट्स और सीआईए के एजेंट्स एक्टिव हो गए हैं। मैंने खुद सड़कों के ऊपर लोगों के हाथों में मिलिट्री ग्रेड वेपन्स देखी है। अच्छा, ईरानी, आप याद रखें, ईरानी कौम एक महज़ब कौम है, 7000 साल तारीख है। ये कभी भी अपने सिटीजन्स के सर नहीं काटते, लाशों के ऊपर पेट्रोल फेंक के लाशों को जलाते नहीं है।
ये जो हादसात हम देख रहे थे, ये जो फसादात हम देख रहे थे, ये बिल्कुल ईरानी नहीं थे, ये दाइश की बू आ रही थी। इससे हलाकतें इसलिए बहुत ज्यादा थी कि रजा पहलवी और यहाँ के जो अपोजिशंस थे वो कोशिश ये कर रहे थे लाशों की सियासत करें और डेड बॉडीज शो करके ट्रंप और नेतन्याहू को उकसा के ईरान के ऊपर एक मुकम्मल वॉर करें। इसलिए इसमें हलाकतें ज्यादा हैं, शहादतें ज्यादा है। लेकिन ये याद रखें, लेस देन 5% ऑफ पॉपुलेशन वर ऑन द स्ट्रीट्स ऑन 8 to 10 जनवरी। उससे पहले करोड़ों के हिसाब से लोग आए थे। इसलिए मैं इत्तेफाक भी करता हूं और उनसे एतराज भी करता हूं, इख्तिलाफ भी रखता हूं कि ये पहले की निस्बत बहुत कम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर चुके थे, लेकिन टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिवेशन, मोसाद और CIA एजेंट की वजह से हलाकतें इसमें बहुत ज्यादा हुई। अच्छा, तो चले बाकरी साहब ये बता दीजिए कि तेहरान यूनिवर्सिटी से उठने वाली जो एहतजाज की लहर थी, वो महिसा अमीनी वाला जो एहतजाज था वो, और मौजूदा एहतजाज जो है, इसमें बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है? इसे इब्तदाई तौर पे तो अवामी एहतजाज कहा गया, जो मुआशी पॉलिसीज़ की नाकामी या महंगाई के बढ़ने की वजह से था। ये किस हद तक दुरुस्त है? देखें, पहले जो एहतजाजात थे वो बेसिकली पॉलिटिकल और सोशल लायर्स पे हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो एहतजाज ये है इकोनॉमिकल लायर के ऊपर, और ये याद रखें ये कोई नई बात नहीं है, एक बिल्कुल रिटन प्ले बुक है। 28 दिसंबर से 8 जनवरी तेहरान की ग्रैंड बाजार से ये जो एतराज और ये जो मुजाहिरे थे वो स्टार्ट हो गए और पूरा मुल्क में फैल गया। सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए और अपने गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी, आपकी जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज है इनको ठीक करना चाहिए। दूसरी जो बात है, तेहरान के अंदर ये मुजाहिरे पुरअमन रहे जब तक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव नहीं हुए। उसके बाद ये फसादात की शक्ल इख्तियार कर गए और फिर मसाजिदें जलाना, एम्बुलेंसेस जलाना, उसके ये सिचुएशन है। लेकिन ये जो मैं प्ले बुक आपसे अर्ज कर रहा था, इस प्ले बुक के अंदर 4 चैप्टर्स होते हैं। फर्स्ट चैप्टर लोगों के ऊपर और मुल्कों के ऊपर सैंक्शंस लगाया जाता है। सेकेंड चैप्टर उसी सैंक्शन की वजह से लोगों को जब पब्लिक पनिशमेंट और कलेक्टिव पनिशमेंट मिलती है उनको सड़कों पे लेके आते हैं कि हालात खराब है। थर्ड चैप्टर में एक बिल्कुल साइबर वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बनाते हैं। जैसे मैं खुद तेहरान में हूं और मुझे इस तरह के न्यूज मिल रहे थे जैसे इस मुल्क में आग लगी है। हाल की सिर्फ 3 रात वो भी महदूद जगहों पे महदूद कार्रवाई हुई है। उसके अलावा तो बिल्कुल अभी आप आके तेहरान में देख लें, इस शहर में ऐसा लग रहा है कि इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। बिल्कुल सुनसान और बिल्कुल काबू में है सब कुछ, ठीक है। और चौथी जो आप मैं बता दूं चैप्टर है इसमें, वो ये है कि अगर लोग कामयाब नहीं हुए हैं डेड बॉडीज शो करके, इसमें मिलिट्री इंटरवेंशन होती है, जो ये अभी कोशिश कर रहे हैं। तो नहीं होगा। लेकिन जो सूरत हाल अभी है, मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो ईरान के बारे में सबसे अहम बात छुपाई जा रही है वो ईरान की हकीकत और ईरानी अवाम है। जी बाकरी साहब, ये जो आपने बात की है, मैं इसी के हवाले से कौकब साहब का भी जरा मौक़िफ़ ले लूं। कौकब साहब, वो ये कहते हैं कि हलाकतों के हवाले से तो आप बात ठीक कर रहे हैं कि हलाकतें ज़्यादा हुई हैं, लेकिन उससे जो तर्ज़ एहतजाज है या तर्ज़ हलाकत है उससे दाइश की बू आती है। और वो ये कहते हैं कि पेनेट्रेशन हुई है अंदरूनी सतह के ऊपर, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुई, चंद जगहों पे हुई है जिसकी वजह से उसे पोर्ट्रे किया गया है। तो क्या आप ये समझते हैं कि बैरूनी अवामल जो हैं उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि ये ईरान के अंदर कोई इस तरह का मंजरनामा बनाया जा सके जिससे रजीम चेंज वाला ऑप्शन जो है उसको काबिल अमल बनाया जा सके? देखिए, ये भी कोई नई बात नहीं है कि ईरान में बैरूनी मदाखलत वेस्ट के जरिए करवा कर और ईरान की हुकूमत को कमज़ोर करना, वहाँ के हालात को ख़राब करना, ये भी बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। और इस दफ़ा भी ऐसा खारिज इम्कान हरगिज़ नहीं है। और ईरान की हुकूमत ने कुछ ज़ाहिर वीडियोज़ भी दिखाए, सबूत भी दिखाए, तो इसलिए ये वाला फैक्टर हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि बैरूनी मदाखलत हुई हो ईरान में, वहाँ पर जो फॉरेन एक्टर्स हैं उनकी इन्फिल्ट्रेशन हुई हो। और जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई पहली बात नहीं है, इससे कबल भी अगर हम बहुत पीछे चले जाएंगे, अगर हम उनके जो वजीर आजम थे मुसद्दिक, उस दौर में चले जाएंगे, तो वो तो बाद में बात प्रूवन भी हुई। थ्रू आउट ये चलता रहा। और अभी मोस्ट रिसेंटली जैसे कि मैंने कहा कि जो इस्माइल हानिया की हलाकत हुई और फिर जो इसराइल का जो हमला था ईरान पर, उस दौरान भी ये फैक्टर बहुत उभर के सामने आया कि जो बैरूनी
एजेंट्स हैं, जो बाहर की इन्फिल्ट्रेशन है, वो ईरान में बढ़ जाती है और ईरान उसके जरिए ईरान को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। तो अगेन ये चीजें बिल्कुल भी नई नहीं है और इस दफा भी इनको खारिज इम्कान हरगिज करार नहीं दिया जा सकता। इस दफा भी इनको खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा, बैरूनी मुदाखलत तो होती रही, लेकिन अलबत्ता तेहरान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब ने बताई कि इस वक्त और अमन सूरत हाल है और वहाँ पे इस चीज़ का शायबा तक भी इस वक्त मौजूद नहीं है कि पिछले दिनों में होता क्या रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब इस हवाले से अपने वक्त देने के लिए। नाज़रीन, कौकब फरशोरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों की मुस्तकिल क़याम से मुतल्लिक वीज़ा दरखास्तें जो हैं इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस उसको मुअत्तल किए। इसके ऊपर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के मुस्तकिल क़याम से मुतल्लिक वीज़ा दरखास्तों पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कार्रवाई रोकने का ऐलान कर दिया है। ये बज़ाहिर एक तकनीकी या इंतजामी फैसला लगता है, लेकिन असल में ये अमरीकी सियासत की बदलती तरजीहात और इमिग्रेशन के बारे में सख्त गीर सोच की अक्कासी करता है। वो सोच जो हजारों खानदानों की उम्मीदों और मंसूबों के बीच एक नागुज़ीर रुकावट बनकर खड़ी हो चुकी है। अमेरिका की जानिब से पाबंदी की जद में आने वाले ममालिक की फहरिस्त में इक्तसादी तौर पर मुस्तहकम या खुशहाल ममालिक जैसे ब्राज़ील, कुवैत, यूरुग्वे और थाईलैंड भी शामिल हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि यह फैसला वसी तर सियासी और हुकूमती मफादात के तहत किया गया। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हालिया कुछ महीनों में बेहतर होते दिखाई दिए हैं। आला सतह की मुलाकातें हुई, मुश्तरका इक्तिसादी मंसूबों पर बात हुई और सलामती के उमूर में ताउन के बावजूद पाकिस्तान का नाम इस फहरिस्त में शामिल हुआ है, जिसके बायस बहुत से सवालात पैदा हुए हैं। तज्जियाकार कहते हैं कि इस इकदाम के जरिए अमेरिकी हुकूमत इमिग्रेंट्स को माली तौर पर खुद कफील देखना चाहती है और ऐसे अफराद की अमेरिका आमद को रोकना चाहती है जो मुमकिन तौर पर हुकूमती इमदाद या फलाही स्कीम्स के ऊपर इंहिसार कर सकते हैं। लेकिन इस पाबंदी का इतलाक अमेरिका के सयाहती, कारोबारी और तालीमी वीजों पर नहीं होगा। एदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स में 40.2% अफराद हुकूमती इमदाद पर इंहिसार करते हैं, जबकि यमन, भूटान और सोमालिया के शहरियों की इमदाद लेने की शरह इससे भी ज्यादा है। इसके बरक्स भारत इस फहरिस्त में शामिल नहीं, जिससे यह वाज़ेह हो चुका है कि अमेरिकी फैसले में सिर्फ इक्तसादी एदाद शुमार नहीं बल्कि जोग्राफियाई और सियासी अवामिल का अमल दखल भी नुमाया है। पाकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक इस मामले पर अमरीकी हुकाम से राबिता जारी है और उम्मीद जाहिर की गई है कि जल्द ही वीजा पाबंदियां कम या खत्म कर दी जाएंगी। माहिरीन का कहना है कि अगरचे ये इकदाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए फौरी मुश्किलात पैदा करेगा, लेकिन मुमकिन है कि यह फैसला तब्दील कर दिया जाए। अमरीकी पाबंदियों का दायरा सिर्फ जनूबी एशिया तक महदूद नहीं बल्कि मशरक़ वस्ता, यूरोप, अफ्रीका, कैरेबियन और वस्ती और जनूबी अमरीका के कई ममालिक के शहरियों पर भी यह पाबंदी आयद की गई है। पाकिस्तान समेत दीगर मुतासरा ममालिक के शहरियों के लिए यह पाबंदी वीजा प्रोसेसिंग में रुकावट के साथ साथ इक्तसादी और समाजी मौके पर भी असरअंदाज होने का इम्कान है। मजमूई तौर पर यह इकदाम न सिर्फ इमिग्रेशन के निजाम को महदूद करेगा बल्कि अमेरिका की आलमी पॉलिसी, दाखिली सियासी मफादात और इक्तसादी तहफ़्फ़ुज़ के तवाज़ुन में भी नुमाया करेगा। पाकिस्तान के शहरी इस पाबंदी से बराह रास्त मुतासिर होंगे और मुल्क की खारजा पॉलिसी और ताल्लुकात पर भी इसके असरात मुरत्तब हो सकते हैं। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद ही हैं सीनियर सहाफ़ी वाशिंगटन से कौकब फरशोरी साहब। कौकब साहब, अमेरिका की जानिब से 75 ममालिक के ऊपर ये जो इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस की मुअत्तली है, आप इसे एक इंतजामी फैसला समझते हैं या फिर आप समझते हैं कि पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली हो चुकी? देखिए, इंतजामी फैसला तो बिल्कुल है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, अमेरिका की जो सियासत है, उसमें इमिग्रेशन हमेशा हमेशा सरे फहरिस्त एक मामला रहा है, एक इशू रहा है। अभी पिछले इलेक्शन भी जब आप देखें, जो प्रेसिडेंट ट्रंप और कामला हैरिस जो दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थी, उनका भी जो इलेक्शन कैंपेन थी दोनों की, उसमें ये मामला बहुत ज्यादा उभर कर आया। हमेशा से ये मामला रहा है, तो इसलिए ये कहना कि मामला प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव है, ऐसा हरगिज नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पे जो टैक्सेस आयद किए जाते हैं, मसलन उसमें कभी बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट जैसे कि कम हो जाता है, बढ़ जाता है, उससे आप कह सकते हैं कि प्योरली वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। लेकिन इमिग्रेशन के मामला जो है वो दोनों बॉर्डर्स को टच करता है, यानी कि वो सियासी तौर पर भी और इंतजामी तौर पर भी दोनों वो उन एरियाज को कवर करता है। तो इस दफा भी जो हुआ है ये कोई ज़ाहिर नई बात नहीं है। अमेरिका में वीज़ों के मुतालिक इनकी पॉलिसीज में रद्दबदल आता रहता है और इस बार जो आया है वो तो ज़ाहिर बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। 75 ममालिक हैं और वीज़ा प्रोसेस को रोक दिया गया है, बाकायदा इसको पॉज कर दिया गया है। और जो इसमें जो बात वो थोड़ी सी हैरान कुन है वो ये कि इसकी कोई मुद्दत नहीं दी गई है, बिल्कुल गैर मुअय्यन। अच्छा कौकब साहब, ये बताइए कि अगर इसमें हम मुस्तहकम ममालिक भी देखें, तरक्की याफ्ता ममालिक भी अगर देखें, ब्राज़ील और कुवैत वगैरह जो हैं वो भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, इससे अमरीकी तरजीहात क्या दिखाई देती हैं?
जी बिल्कुल, देखिए ये खासा इसमें बहुत ही दिलचस्पी की बात है, क्योंकि ज़ाहिर है कुवैत वैसे भी आबादी के लिहाज से बहुत ही छोटा-सा मुल्क है। कुवैत के कितने लोग यहाँ पर आकर उस तरह से यहाँ के वेलफेयर सिस्टम पर बोझ बन सकते हैं, ये बात बिल्कुल नाकाबिले फ़हम है। ब्राज़ील माशी तौर पर मुस्तहकम है, ब्राज़ील के लोग यहाँ हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा शहरी हैं, पोर्चुगीज़ स्पीकिंग जो लोग जो जो ब्राज़ील से जिनका ताल्लुक है वो हैं यहाँ पर, और वो हैं यहाँ के सिस्टम में हैं। और जैसे कि आपने खुद कहा कि माशी तौर पर आसूदा मुल्क है ब्राजील भी, मतलब उस तरह का नहीं, ज़ाहिर है अमेरिका जितना तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो वाले मामलात नहीं है। अच्छा, इवन देखिए पाकिस्तान की भी अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तानी भी जो यहाँ पर रहते हैं अमेरिकन, वो, अब मुझे नहीं पता, मैंने भी ये नंबर जो आपने कोट किया 40% का पढ़ा है, मैं शायद इस नंबर से इत्तेफाक न करूं। देखिए यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत आसूदा हाल है, प्रोफेशनल्स हैं और बहुत अच्छे प्रोफेशंस में है। मीडियन हाउस होल्ड इनकम पाकिस्तानियों की, यहाँ की जो एवरेज हाउस होल्ड इनकम है उससे ज्यादा है। इसलिए मुझे इवन इस जो फहरिस्त है, आपने कुवैत और ब्राजील की बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, मुझे पाकिस्तान का भी इसमें ताज्जुब है, थाईलैंड, जाहिर है थाईलैंड का भी मुझे इसमें ताज्जुब है। तो इसलिए इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, ये बहुत ही हैरानकुन बात है। अच्छा सर, ये बताएं, पाकिस्तान के साथ अगर पिछले कुछ अरसे के अंदर देखा जाए तो भारत की निस्बत तो ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए। हमारे बारे में तो नहीं कहा गया, रशिया से तेल अगर लिया जाएगा तो ये टैरिफ जो है ये 500% कर दिया जाएगा, तो इस तरीके से उनसे बदला लेने की बातें की गई। इस फहरिस्त से भारत को बाहर रखा गया है, उसकी बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए ये मैंने गुजारिश की कि हाँ, इसमें ये यहाँ पर भारत काफी भारतीय जो है वो बहुत आसूदा हाल है, माशी तौर पर मुस्तहकम है, लेकिन पाकिस्तानीज भी हैं। तो इसलिए अगर इस बात को कोई दलील बनाता है कि जी भारत को इसलिए बाहर रखा गया है कि वहां के लोग माशी तौर पर आसूदा हाल हैं और वो यहाँ के सिस्टम पर बोझ नहीं बनते, तो उसी कैटेगरी में पाकिस्तान के लोग भी हैं। बांग्लादेश के लोग यहाँ पे बहुत कामयाब है, बिजनेसेस, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस उनके पास हैं, फूड चेन में उनकी बहुत ज्यादा मौजूदगी है। तो इसलिए देखिए जो कहा गया है, जो इसके पीछे वजह बयान की गई है, वो तो यही है कि उन लोगों के, उन ममालिक के लोगों को बाहर रखा गया है जो कि सिस्टम पर बोझ बनते हैं। लेकिन जब तक बाकायदा तौर पर नंबर्स नहीं आ जाते, जिसे कहते हैं द डेविल इज इन द डिटेल्स, जब तक बाकायदा तौर पर नंबर्स नहीं आ जाते कि जी इस मुल्क के लोग इतने फीसद यहाँ की वेलफेयर ले रहे हैं और उस पर बोझ बन रहे हैं और वो सिस्टम में आके कंट्रीब्यूट नहीं करते, लिखते पढ़ते नहीं है, कारोबार नहीं करते, नौकरियां नहीं करते और इससे वेलफेयर पे आ जाते हैं, तब तक हतमी तौर पर किसी मुल्क के इस फहरिस्त में होने या ना होने के बारे में कोई राय कायम करना मेरा ख्याल है क़ब्ल अज़ वक्त होगा। जैसे कि मैंने कहा कि बाज़ ममालिक बिल्कुल ऐसे हैं कि जो नहीं समझ में आता कि वो क्यों है इस फहरिस्त में, और अगर आप इसमें फॉरेन पॉलिसी को भी डाल दें तो फिर तो ये बात और ज्यादा हैरानकुन हो जाती है, क्योंकि पिछले चंद माह में हम देखते हैं कि भारत के साथ जो खारजा उमूर है, तिजारती उमूर है, उसमें अच्छी खासी कशीदगी रही, जबकि पाकिस्तान का मामला काफी अच्छा, ये हो सकता है कि इस फहरिस्त के जारी होने के बाद जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर कोई शिफ्ट देखने को मिले? हरगिज नहीं, ऐसा कोई स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नई गाइडेंस, कोई नई पॉलिसी नहीं आई, उसकी बुनियाद पर कोई नई राय कायम नहीं की गई कि चूंकि इस मुल्क का नाम इस फहरिस्त में आ गया है इसलिए मुंदरजा झेल तब्दीलियां की जा रही हैं। एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए अभी तक जो इसका ऑप्टिक्स है इसकी अमेरिकन हुकूमत की तरफ से, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो तो बिल्कुल इस तरह से पेश की गई है कि जैसे ये प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है जो कि यहाँ के सिस्टम पर, यहाँ के टैक्स पेयर पर बोझ कम करने के लिए ये फैसला किया गया है। इसको खारजा पॉलिसी से हरगिज किसी भी तरीके से एक चीज बताइए, हर मुल्क की, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर एक मखसूस लॉबी तो होती है। तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनकी लॉबी उतनी मजबूत होगी, दीगर ममालिक जो हैं उनकी ज़रा कम मजबूत होगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी भी एक बड़ी तादाद में है। न्यूयॉर्क वाला जो मंजरनामा था जहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे, तो इमिग्रेंट्स के हवाले से ये कहा गया कि उन्होंने वो पांसा पलटा और डोनाल्ड ट्रंप साहब की हिमायत याफ्ता जो शख्स था उसको जीत जो है वो नसीब नहीं हुई। अब ये 75 ममालिक की फहरिस्त है, तो अंदरूनी तौर पे उन लॉबीज की तरफ से कोई भूचाल आता देखते? किन लॉबिस्ट की बात कर रहे हैं आप, जो इन मुल्कों के लिए करते हैं या इनके खिलाफ लॉबिंग करते हैं? नहीं, जो इन मुल्कों की है, इन मुल्कों की अपनी अपनी कम्युनिटी जो बैठी हुई है, वो भी तो वोटर्स हैं, वो भी तो सपोर्टर्स हैं, उनकी तरफ भी से भी तो कोई हलचल होती होगी ना? जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर लॉबिंग करने का जो सबसे मौसर तरीका है वो ये कि आप अपने रुकने कांग्रेस
से और या अपने जो इलाके आपका जो भी आप जहाँ रहते हैं वो आपका जो सेनेटर, हर स्टेट में 2 सेनेटर्स होते हैं और जो ऐवान ज़ेरी है, जो लोअर हाउस है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाता है, वो आबादी के तनासुब से होता है। ठीक है। तो उसमें उनसे वो बात करते हैं और इसके अलावा लॉबिंग फर्म्स हैं, वो एक बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन आप अपनी सतह पर बगैर किसी लॉबिंग फर्म के आप अपने लिए अपने किसी भी कॉज के लिए आप बात कर सकते हैं, लॉबिंग कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज है, बिल्कुल होगा। यहाँ पर यकीनन पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत मुतहर्रिक है। वो यकीनन इस मौजू पर जिन जिन इलाकों में पाकिस्तानी जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पर उनकी ज्यादा बड़ी तादाद है, मसलन नहीं कि न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं, टेक्सास में रहते हैं, इलिनॉय जहाँ का शहर शिकागो है, यहाँ वर्जीनिया जहाँ मैं हूँ, वाशिंगटन डीसी, यहाँ इन इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं, कैलिफोर्निया में बहुत पाकिस्तानी है। तो वो यकीनन अपने अपने जो उनके अरकान कांग्रेस हैं उनसे वो बात करेंगे। और क्योंकि लेकिन जाहिर है आपको पता है यहाँ पर जो हुकूमती शाखें वो अलग अलग हैं। कांग्रेस जो है वो लेजिस्लेटिव है, ये एग्जीक्यूटिव का फैसला है, लेकिन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव दोनों आपस में बात करते हैं और एक दूसरे पर असरअंदाज होने की कोशिश उस तरह से नहीं करते, लेकिन जाहिर है अपना बयानिया वो उनको देते हैं। तो यकीनन कोशिश होगी पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी और जो दीगर ममालिक हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं, जैसे कि बांग्लादेशी, जैसे कि मैंने कहा थाईलैंड के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग भी मुतासिर हुए हैं, तो वो लोग यकीनन कोशिश करेंगे कि इस जो ये फहरिस्त बनाई गई है या तो ये पॉज हटाया जाए या फिर उनके मुल्क का नाम हटाया जाए। अच्छा कौकब साहब, ये बताइए कि ये तो जेन्युइन मसला तो अमेरिका का होगा कि उसकी मईशत के ऊपर बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं वो बोझ बनते हैं, फिर इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, पॉलिसी में तब्दीली, और उसी के ऊपर ही एक पूरा नैरेटिव अमेरिका के अंदर चला। मौजूदा हालात के अंदर क्या आप समझते हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं ये नागुज़ीर हो चुकी हैं अमेरिका के लिए, इसीलिए ये फैसले लिए जा रहे हैं, या आप ये समझते हैं कि ये एक पॉलिटिकल कार्ड है जिसे खेलना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए, इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीलियां तो बिल्कुल बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का इमिग्रेशन सिस्टम जो है वो खासा हद तक इस तरह का है कि जिसे यहाँ पे जो नाक़दीन है वो कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, उसको कहते हैं, हो चुका है। और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप भी कहते हैं, वो बहुत बड़े नाक़िद हैं यहाँ का जिस वक्त इमिग्रेशन की पॉलिसीज है। मौजूदा जो फैसला है जिसमें कि इमिग्रेंट्स के वीज़े 75 ममालिक के पॉज किए गए, इसके बारे में ये तनकीद हो रही है कि इस तरह से जो गैर कानूनी इमिग्रेशन है, जो आपने इलीगल इमिग्रेशन की बात की, उसकी राहें खुलेंगी। क्योंकि बहुत से लोग जब ये सोचते हैं कि एक जेन्युइन, एक लेजिटिमेट एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, हम उसे फॉलो करेंगे, बेशक उसमें वक्त ज्यादा लगे, कानूनी रास्ता जो है अगर वही बंद कर दिया जाए तो फिर गैर कानूनी रास्ते जो हैं उसकी मुख्तलिफ अगर लोग उस तरफ को तवज्जो देते हैं, तो ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर नजरसानी की जाएगी और इस बारे में कोई फैसला होंगे। बहुत शुक्रिया कौकब फरशौरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अफगान तालिबान की क़यादत में मौजूद इख्तलाफात अब खुल के सामने आ चुके हैं, क्योंकि बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की हालिया तहकीकाती रिपोर्ट कोई मामूली खबर नहीं बल्कि एक ऐसे निज़ाम के अंदर जारी कशमकश की निशानदही करती है जो बज़ाहिर मुत्तहिद दिखाई देता है मगर अंदरूनी दबाव और ताकत के तवाज़ुन के मसाइल से दो चार है। अमरीकी फोर्सेस का अगस्त 2021 में दोहा मुआहिदे के बाद अचानक अफगानिस्तान से इनखला अमल में आया, जिसके फौरन बाद तालिबान ने काबुल समेत पूरे मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। इब्तदा में तालिबान क़यादत एक मुश्तरका ढांचे पर मुश्तमिल थी, जिसमें सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा के साथ नायबीन सराज हक्कानी और मुल्ला याकूब शामिल थे, जबकि अब्दुल गनी बरादर को अफगान तालिबान का सियासी चेहरा समझा जाता था। मगर इक़्तिदार में आने के बाद ताकत का तवाज़ुन तेजी से कंधार मुंतकिल होता चला गया। जनवरी 2025 में कंधार के एक मदरसे में की गई हिबतुल्लाह अखुंज़ादा की तकरीर की लीक ऑडियो ने पहली बार खुलकर यह जाहिर किया कि तालिबान को सबसे बड़ा खतरा बैरून मुल्क से नहीं बल्कि अंदर से लाहक है। ऑडियो में वो वाज़ेह तौर पर खबरदार करते हैं कि अंदरूनी तकसीम इस्लामी अमारत के खात्मे का सबब बन सकती है। तालिबान ने सरकारी तौर पर इन इख्तलाफात की तरदीद की और रिपोर्ट के मुताबिक एक गिरोह कंधार में मौजूद सख्त गिर क़यादत पर मुश्तमिल है, जो अफगानिस्तान को एक ऐसी मजहबी रियासत के तौर पे देखता है जो बैरूनी दुनिया से कम राबिता रखे और समाज पर सख्त कंट्रोल कायम करे। काबुल ग्रुप के नाम से मारूफ दूसरा गिरोह यह समझता है कि मईशत की बहाली, बैनुल-अक़वामी रवाबित और महदूद समाजी आज़ादियों के बगैर हुकूमत बरकरार रखना ही मुमकिन नहीं। ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी उस इख्तलाफ की सबसे नुमाया मिसाल बन चुकी है।
असल कशीदगी उस वक्त खुल के सामने आई जब सितंबर 2025 में हिबतुल्लाह अखुंज़ादा के हुक्म पर मुल्क भर में इंटरनेट और फोन सर्विस बंद कर दी गई। यह फैसला तालिबान की तारीख में गैर मामूली था, क्योंकि 3 दिन बाद काबुल में मौजूद वज़रान वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखुंद से मुलाकात की और इस हुक्म को अमलन रद्द करते हुए इंटरनेट बहाल कर दिया। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक ये इकदाम बगावत के मुतरादिफ समझा गया, क्योंकि तालिबान में सुप्रीम लीडर के हुक्म के खिलाफ जाना नाकाबिल तसव्वुर है। माहिरीन के मुताबिक तालिबान की ताकत हमेशा तंजीमी नज़्म ज़ब्त और अमीर की अताअत पर कायम रही है, इसीलिए इस एक फैसले ने क़यादत के अंदर मौजूद इख्तिलाफात को नुमाया किया। अगरचे सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब जैसे रहनुमा खोलकर इख्तिलाफ से गुरेज करते रहे, मगर उनके हालिया बयानात और तर्ज अमल से यह इंदिया मिलता है कि काबुल ग्रुप अवामी बेचैनी और आलमी दबाव से आगाह है। इन इख्तिलाफात के बावजूद तालिबान के आला हुकाम इस एक नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि अंदरूनी इख्तिलाफात को किसी सूरत खुली तकसीम में तब्दील नहीं होने दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में भी इन इख्तिलाफात का जिक्र मौजूद है। यूं अफगान तालिबान की क़यादत में मौजूद ये खामोश कशमकश इस सवाल को जन्म देती है कि आया ये इख्तिलाफात मुस्तक़बिल में किसी अमली तब्दीली की सूरत इख्तियार करेंगे या ताकत के तवाज़ुन को असर नौ तरतीब देने तक महदूद रहेंगे। अफगान तालिबान की जानिब से तरदीद के बावजूद तज्ज़ियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये इख्तिलाफात अफगानिस्तान की मुस्तकबिल की समत के तयन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, BBC की जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसके अंदर जो हकायक सामने आए हैं, क्या आप समझते हैं कि ये तालिबान के अंदरूनी निज़ाम में एक मामूली इख्तिलाफ है, या फिर आप ये समझते हैं कि ये दरार की बुनियादी अलामत है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, ये बिल्कुल एक किस्म की आप समझ लें कि एक लावा पक रहा है, और ये पहली बार नहीं, ऑल्दो BBC दे टुक 1 ईयर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया इसको, इसके बाद उन्होंने इसको रिपोर्ट फाइल किया है, लेकिन ये तवातिर के साथ इत्तलात आ रही थी। अगर आपको याद हो कि हमने वो भी देखा जब हक्कानी ही लेफ्ट अफगानिस्तान और 2 महीने वो बिल्कुल अफगानिस्तान में तो वो सऊदी अरब जाके बैठ गया था। सो वहां से भी इंडिकेशन एक इस तरह आ रही थी, और फिर इस तरह बाद डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स आई हक्कानी की तरफ से वो है। सो बाज़ाहिर आप देखें तो इख्तलाफ तो है। इख्तलाफ इसलिए भी है कि आप देखें डायनेमिक्स को, आप देखें अफगानिस्तान में साउथ के लोग जो हैं, साउथ अफगानिस्तान में वो अपना आप दुरानी ऑफशूट के लोग हैं, वो अपना आपको बेसिकली वो नॉर्थ से सुपीरियर भी समझते हैं। चाहे देखें साउथ में आप देखें तो मैं दुर्रानी ऑफशूट्स में बारकजई है, पोपलजई है, मुल्ला उमर पोपलजई था, और इसी तरह बारकजई जो शायर था इनका वो बारकजई था, और इसी तरीके से नूरजई जो है अनदर इम्पोर्टेंट ट्राइब है जो मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा जिससे उनका ताल्लुक है। तो नूरजैस भी है, अचकजैस भी है। सो अचकजैस और नूरजैस पाकिस्तान में कोयटा बलोचिस्तान के चमन में है, किला अब्दुल्ला में इनकी बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस है। नॉर्थ में जाएं तो गलजैश कहते हैं, ईस्ट में जिसमें आपके जरदान शामिल है, ये जो हक्कानी शामिल है, सुलेमान खिल ट्राइब है, होतक ट्राइब है, अहमद जईस यहाँ पे है, नासिर ट्राइब है। सो इनकी एक चपकलिश हिस्टोरिकली आपस में रही है इन दोनों ग्रुप्स में, इवन पश्तून से एक ये फैक्टर है। और दूसरा ये है कि देखें कि इसमें साउथ वालों के जिस तरह कैलिफेट वहां पे है, सो अब लोग समझते हैं कि मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा हैज बिकम एन अथॉरिटेरियन एक किस्म का है, डिसीजन वो देते हैं और ही इज द लोन सेंटर ऑफ पावर, और एग्जीक्यूट करते हैं जो टेक्नोक्रेट्स बैठे हैं काबुल में। ऑल्दो काबुल में भी बहुत सारे लोग हैं जो इनके लायल हैं, लेकिन लास्ट ईयर जिस तरह आपने जिक्र किया है जब इंटरनेट वाला इश्यू आया तो उस पर वो प्रिवेल कर गए हक्कानी और मुल्ला याकूब वगैरह, उन्होंने जाके किया। सो एक ये इख्तलाफ है। विद कंधार में भी इख्तलाफ है। कंधार के अंदर आप देखें मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा भी है, मुल्ला याकूब भी वहीं से ताल्लुक रखता है, और वो समझता है कि सही जानशीन तो मैं हूँ, तो बीइंग सन ऑफ मुल्ला उमर। इसी तरह अमीर खान मुत्तकी का ताल्लुक हेलमंड से है, गनी ब्रादर का ताल्लुक भी कंधार से है। सो इनके आपस में भी एक चपकलिश है। अब गनी ब्रादर देखें, वो समझते हैं कि इन्होंने एक्चुअली कॉम्बैट में गए नहीं है, वो डिप्लोमेसी में रहे हैं, तो उनको डिप्टी वाइस आल्दो देखें कि प्रेजेंट जो अफगान तालिबान रजीम है उसमें 8 ऐसे लोग हैं जो मुल्ला उमर के साथ रहे हैं, और जिसने इख्तलाफ किया तो वो बिल्कुल आप देखें हमारे सामने एक मिसाल है, शेर मोहम्मद अब्बास सतकजई थे, वो उन्होंने इख्तलाफ किया और एक स्टेटमेंट दी, और फिर देन ही फ्लेड अफगानिस्तान से निकल के बाहर चले गए। तो इख्तलाफ वहां से एक्सेप्टेबल नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा सर कि हिबतुल्लाह अखुंज़ादा की मैं जिस तकरीर का हवाला दे रहा था जिससे ऑडियो लीक वो मंजर आम पे आई,
इससे आप क्या समझते हैं कि अंदरूनी तौर पे इनका जो कंट्रोल है वो भी शैटर हो रहा है? क्योंकि हमने माजी करीब के अंदर देखा कि बहुत से धड़े जो हैं उनकी आपस के अंदर लड़ाइयाँ हुई हैं। कभी सोने की कान के ऊपर लड़ाई हुई, कभी दीगर मामलात के ऊपर हुई, कभी कंट्रोल के नाम के ऊपर हुई, कभी काबुल से कंट्रोल हासिल करने के लिए पहुंचे तो उनके साथ लड़ बैठे। तो अंदरूनी तौर पे ये किस हद तक कमजोर हुए पड़े? बिल्कुल, देखें अभी डिवाइड तो हो चुके हैं। अभी आप देख लें कि जिस तरीके से काबुल वाले अलग डिफरेंट सोच रखते हैं, और फिर अभी देखें कि कंदहार में पावर सेंट्रिक है, लोन पावर सेंटर है, दैट इज मुल्ला हिब्बतुल्लाह खुंजादिया, डिसीजन मेकिंग वही करते हैं। और वो ऑर्डर्स पास इवन कहते हैं कि बाईपासिंग दरमियान में मिनिस्टर्स और फुट सोल्जर्स तक वो ऑर्डर्स डायरेक्ट जाते हैं। सो वो वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपने कमांड कंट्रोल में रख ली है, और इवन जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है वो भी अपने बंदे उन्होंने प्लेस करवाए हैं। तो दैट्स वाई जो नॉर्थ ईस्ट में लोग बैठे हुए या काबुल में बैठे हक्कानीज बैठे हैं, वो समझते हैं कि वो दे आर बीइंग बाईपास। सो एक वो इसमें फैक्टर है। तो उनको अगर फ्यूचर में थ्रेट है तो वो यकीनन एक थ्रेट जो बनेगा, या जो उनके उनको दो अमीर थे, एक सराज हक्कानी है और दूसरा मुल्ला याकूब है, तो थ्रेट ये दोनों से उनको एक समझते हैं। और पीछे देखे ग्रेट गेम में डायनेमिक्स में अगर आपको ये रिकॉल करें, जो 10 लाख 10 मिलियन बाउंड्री रखी हुई थी वो अमेरिका ने ड्रॉप कर दी थी, और तो हक्कानी के ऊपर। और ऊपर से हक्कानी की जिस तरह इस आर्टिकल में भी लिखा है, इज ए मिथिकल फिगर है, बहुत जबरदस्त है। इनके जो अभी चाचा जो खलील हक्कानी थे वो असैसिनेट हुआ, तो उस पे शक तालिबान के अंदर से उनको शक था कि कंदहार के ग्रुप ने उनको असैसिनेट करवाया। अच्छा, तो वो एक सोच है, एक राइवलरी इनके दरमियान तो वहां पे मौजूद है। मेरा ख्याल में कि जो फिर देखें ना कि ऊपर वाले कहते हैं कि दे आर ऑर्थोडॉक्स है लेकिन कमोडेटिव हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते वो डेमोक्रेट है या बहुत ही लिबरल है, लेकिन वो एकमोडेट चाहते हैं। वो खवातीन की एजुकेशन है, जॉब पे कोई पाबंदी नहीं चाहते हैं, वो रिलैक्सेशन चाहते नहीं, हैं। सर आप क्या समझते हैं, ये सोच का फर्क है या बैनुल अक़वामी जो पॉलिसी है उससे हम आहंगी का फर्क है? एक तो ये है कि खवातीन की आप तालीम के ऊपर पाबंदी लगा दें, तो ये उनकी एक सोच है। एक ये है कि हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए, एक ये है कि बैनुल अक़वामी पॉलिसी जो है उसके मुताबिक हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, मुश्किलात होंगी। एक अलग सोच है कि नहीं, इनका बुनियादी हक है, ये हक इनको फराहम करना चाहिए। तो क्या 3 तरह की सोचें वहां पर मौजूद हैं या 2 तरह की है? इसी तरह देखे ना कि अभी वो मुल्ला हिब्बतुल्लाह के उन्होंने कहा कि उनकी ये सोच ही नहीं है कि कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको रिकॉग्नाइज करे। ऊपर वाले समझते हैं कि भाई हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलना है, उनको अकोमोडेट करना है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहना तो हमने चीजें अकोमोडेट करनी है। सो अफगानिस्तान को आप देख लें तो आइसोलेशन में चला गया है। अब किसी मुल्क के साथ अभी देखें जिस तरह के हालात और वाकयात है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी वहीं से हो रही है, अफगान तालिबान रजीम फैसिलिटेट करवा रहा है, ताजिकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, और बाकी जो दहशतगर्द ग्रुप है, ईरान के अंदर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं। सो सोच का बहुत ज्यादा है, लेकिन वो खुल के देखें कि इजहार तो कभी नहीं किया इन्होंने, इवन सराज हक्कानी ने भी नहीं किया, लेकिन वो चाहते हैं कि इत्तेहाद रहे, लेकिन अंदर से वो है। लेकिन एक इंटरेस्टिंगली मैंने देखा इस पूरी रिपोर्ट में वन थिंग वाज मिसिंग, उन्होंने फितना और खारिज से जिक्र नहीं किया, क्योंकि फ्यूचर में लड़ाई इसमें भी होनी है, तो कौन कहाँ पे खड़ा होगा, क्योंकि ये लेवरेज क्यों रखा हुआ इन्होंने, कौन सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कल एक सिविल वार होती है तो ये किसकी तरफ अच्छा खड़े ब्रिगेडियर होंगे। साहब, एक चीज बताइए, फितना उल खवारिज के हवाले से क्या ये जो ग्रुप्स हैं इनकी जहनीत में तब्दीली है? क्या कोई एक ग्रुप उसकी सरपरस्ती करता है या कुली तौर पे उसकी सरपरस्ती की जाती है, या फिर एक ग्रुप सरपरस्ती कर रहा है तो दूसरा सरफे नजर से काम ले रहा है कि मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं? जी हाँ, देखिए इसमें भी एक बड़ा इसमें है कि इसमें एक पॉसिबिलिटी वन ये है कि जो नूर वली महसूद का ग्रुप है वो मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा के साथ जाएगा, और सेकंड जो गुल बहादुर का ग्रुप है वो सराज हक्कानी के साथ जाएगा, क्योंकि ये खोस में इनको अकोमोडेट किया है सराज हक्कानी ने, जबकि नॉर्थ वजीरिस्तान में गुल बहादुर ग्रुप ने इनको अकोमोडेट किया था जब जहाद जो यूएस के अगेंस्ट ये लड़ रहे थे। सो वो एक फैक्टर है। सेकंड फैक्टर ये भी है कि 2020 में एक एकॉर्ड हुआ था, मीर अली एकॉर्ड कहा जाता है, जिसको करवाया था इसने सराज हक्कानी ने, जिसमें ये तमाम दहशतगर्द ग्रुप उसमें शामिल थे। उस वक्त एक अंडरस्टैंडिंग दी थी सराज हक्कानी ने कि जब हम पावर में आएंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे और हम ये फैसिलिटेट करेंगे
कि आप यहाँ इसराइल फटा एंड रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन करें, सो वो वाला इसमें फैक्टर है। सो दैट्स वाई आप देखेंगे कि कोई खुल के इनके खिलाफ बयान नहीं दे रहा है। 1000 उलमा जमा हुए काबुल में, लेकिन दे नेवर मेंशन फितनाउल खारिज कि इसके बारे में क्या होगा। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल ये कंक्लूड कीजिएगा कि अगर यही मंजरनामा रहता है, ताकत का मरकज काबुल से कंधार ही मुंतकिल हुआ रहता है और फैसले बाईपास करके ही किए जाते हैं, तो 2 साल बाद का आउटकम क्या निकलता है? लाइकली देखें कि आउटकम तो नहीं है, सिविल वार के चांसेस ज्यादा है। फिर मैंने ये बताया कि वहां पे एक जो रिवाज है, जो ट्रेडिशन है, ट्राइबल एफिलिएशन एसोसिएशन ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है, तो वो एक बहुत मेजर फैक्टर है जो डिवाइड करता है इन दोनों को। फिर एक जो एक सोच है जो कंधार वालों की और ऊपर वालों की बहुत फर्क है, और जिस तरह के हालात डेवलप हो रहे हैं और जिस तरीके से नॉर्थ में डेवलपमेंट हो रही है, दोस्तम एक्टिव हुआ है, अहमद शाह या अहमद मसूद एक्टिव हो चुका है, जनरल यासीन जो है वो एक्टिव हुआ है, उस्ताद महकूक है, उस्ताद अता है, और ये सारे जो फोर्सेस हैं वो दोबारा ऑलमोस्ट 13 प्रोविंसेस में वो एक्टिव हो चुके हैं। और वहां पे जिस तरह अटैक्स हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कि अल्टीमेटली देखें जिस तरह के हालात और वाकयात है, अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ नहीं चलेंगे तो मेरे ख्याल में बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के साथ नहीं चलेंगे तो फिर उसका नतीजा जो है वो सिविल वॉर तरीके का ही निकलेगा और इसमें एक दूसरे के ताकत के मराकज़ के ऊपर हमले होते रहेंगे और मंजरनामा किसी के हक में नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।